अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूं मुगीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं मारिया फारूकी का नावल वफ़ाए यार, उसकी एपिसोड 13। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। ब्लू डेनिम वाइट शर्ट पर नीली जीन्स की जैकेट पहने, बालों को एक जानिब सेट किए वो इंतहा का चार्मिंग लग रहा था। अपनी कॉफ़ी का मग हाथ में लिए अभी अखबार देख ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उर्वा कॉलिंग देखकर उसने अंदर कमरे की तरफ झांका, मगर वो आराम से सो रही थी। उसने एक सांस अंदर को खींचकर कॉल पिक की। अस्सलाम वालेकुम। उसने मोतबर तरीके से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया जिसमें वो हमेशा दिया करता था। सर वो आयतल। उसने झिझक कर कहा। सो रही है। उसने मुख्तसर जवाब दिया। सर वो उसका सामान देना था, मैं फैकल्टी साइड आई थी। और वह फिर झिझक कर बोली। बिल्डिंग नंबर 7 फ्लैट Q8 फर्स्ट फ्लोर पर 3rd फ्लैट है। उसने एड्रेस दिया। जी सर, मैं आती हूँ। उसने मोतबर जवाब दिया और उसने जवाब सुनकर कॉल बंद कर दी। उसको उठा दूँ? उसने दिल में सोचा। नहीं, उर्वा आएगी तो खुद ही उठा लेगी, दिल ने जवाब दिया। मगर क्या ऐसे सही लगेगा कि वो आए और मैं कहूँ खुद उठा लो, उसको सो रही है? उसने दिमाग ने इर्ताश की। तुम उठाकर बता दो कि उर्वा आ रही है, दिल ने फिर तजवीज़ दी। ये मुझे क्या हो गया, मैं इतना कन्फ्यूज़ क्यों हो रहा हूँ? उसने सर नफ़ी में हिलाया। तभी दरवाजे की बेल हुई और वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। एक हैंडसम से मर्द को सामने देखकर उसने अब्रू चुकाई, मगर पीछे ही बैग और उर्वा को देखकर वो दरवाजे से पीछे हुआ। वालेकुम अस्सलाम, आ जाएं। उसने खुश उसलूबी से जवाब दिया। शुक्रिया। दोनों अंदर आए तो उसने दरवाज़ा लॉक किया। सर आयतल। वो इधर उधर देखते हुए बोली। सामने रूम में है, सो रही है, थक गई थी इसलिए नहीं उठाया, आप उठा लें जाकर। नरमी से वजाहत देकर वो हमदान के साथ लाउंज में आ गया। आई एम सॉरी। हमदान ने बात का आगाज़ किया। वो किस लिए? वो दोनों हाथों के पंजे अड़ाकर सामने उसकी जानिब देखता हुआ बोला। जो कुछ हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। हमदान ने मलामती निगाहों से कहा। आपने ये सब किया था? वो हतमी अंदाज में बोला। नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोलने ही लगा था कि तामीर बोल पड़ा। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो माफ़ी बनती ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली ये कि मेरा आयतल से ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था जो कुछ वहाँ दिखाया गया। वो मेरे साथ खड़ी थी क्योंकि मैं और वो बिजली की लाइटिंग वाली तारों में फंस गए थे। और मैं उस अंदाज से इसलिए खड़ा था कि अगर मैं ज़रा भी आगे पीछे होता तो आयतल को करंट लगता। और जैसे सुजे हुए कपड़े उसके साथ थे, यकीनन उसमें मेटल का कोई डिज़ाइन लाजमी था। अगर वो लाइट्स को टच करती तो कुछ बुरा बुरा हो सकता था। और दूसरी बात इस ताल्लुक़ की, तो शायद ये मेरे नसीब में था, उसका साथ, और बस शायद एक बहाना बना और वो मेरी लाइफ में आ गई। मैं सारा सच बहुत जल्द सामने ले आऊँगा और उसके बाद आयतल की मर्ज़ी वो इस रिश्ते को निभाना चाहे या नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती उसके साथ हुई है। मैंने फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से किया था और जब तक आयतल मेरे साथ है वो बिल्कुल वैसे ही महफूज है जैसे वो आप सबके साथ थी। उसका ख्याल रखना मेरी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ में शामिल है और मैं उसको बखूबी निभाऊँगा। उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने दो टोक अंदाज में कहा। आपके गले लगना चाहता हूँ। हमदान उसकी तरफ मुस्कुराकर बोला। उसकी बात सुनकर तामिर खड़ा हो गया और दोनों बगलगीर हुए। भाई। सफ़ेद रंग का सूट पहने आयतल भागकर हमदान के साथ लिपट गई। भाई का बच्चा, भाई कुर्बान। हमदान ने ज़ोर से उसको खुद के साथ लगाया। कितने ही पल वो हमदान के साथ लगी रही। तभी तामिर का फ़ोन बजा। फ़ोन सुनकर वो दोबारा आया तो अभी भी हमदान के साथ लगी हुई थी। दरअसल मेरी एक मीटिंग है, मेरा जाना ज़रूरी है। उसने अपने माथे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहा। जी बिल्कुल, आप चले जाएं। हमदान ने इजाज़त दी तो उसने एक निगाह उस पर डाली जो अपनी लाल भीगी आंखों को उंगलियों की पोर से साफ कर रही थी। आयतल, यहाँ से लेफ्ट जाओगी और फर्स्ट टर्न लेते ही तुम मेन गेट पे आ जाओगी। आगे का रास्ता पता है तुम्हें? यहाँ से राइट जाकर शॉर्टकट से यूनिवर्सिटी नहीं आना है, समझ गई? लेकिन वापस अकेले नहीं आओगी, मैं साथ लेकर आऊँगा। क्लास के बाद मुझे कॉल कर देना और पार्किंग के पास चली जाना। गॉट इट? वो अपनी रोबदार हतमी अंदाज में बोला तो वो सर इस बात में हिला गई। ओके हमदान, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ कहकर वो बाहर निकल गया और आयतल, हमदान और उर्वा तीनों काउच पर बैठ गए। तुम ठीक हो ना? उर्वा ने उससे दोबारा पूछा। वो महज सर हिला गई। तुम हमदान के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं उर्वा, तुम बैठो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ और नाश्ता मैं खुद कर लूँगी। हम नाश्ता करके आए हैं, तुम यहाँ बैठो। बल्कि एक मिनट। उसने जल्दी से फ़ोन मिलाया। दूसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। मुमानी, आयतल। उर्वा ने आयमा बेगम को बताकर आयतल को फ़ोन दिया और खुद किचन में चली गई। हमदान और आयतल को साथ बैठा देखकर आयमा बेगम रोने लगी। मम्मा, रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर इर्तिज़ा ऐसा कुछ ना करता ना तो हम तामीर भाई जैसा शख्स खो देते और उस जैसा इंसान हमें ढूंढने से भी नहीं मिलना था और वो महफिज का नसीब बन जाता, जिसको उस पर तब एतबार था जब हम सब उस पर एतबार नहीं कर रहे थे। उसको इसका तब ख्याल था जब उसके बाबा और भाई ने भी उसका ख्याल नहीं किया। उसकी इज्जत निकाह के एक दिन के बाद उससे इतनी प्यारी है जितनी शायद हमें ना हो सकी। आयतल बहुत खुश नसीब है जो उस जैसा इंसान इसका लाइफ पार्टनर है। तामीर और हमदान की गुफ्तगू तो आयतल खुद भी सुन चुकी थी, मगर वो चंद लम्हात में उसके इस भाई को मुतासिर कर गया था जो जल्दी किसी से मुतासिर होता नहीं था। आयतल, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकी। मैं माँ होकर भी माँ का फ़र्ज़ नहीं निभा सकी। आयमा बेगम फिर रोने लगी।
मामा प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी ना मांगें, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है कि मेरा एतबार नहीं किया गया। तब मुझे नहीं अहमियत दी गई जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मगर शायद जो मेरे नसीब में लिखा था मुझे मिल गया और मैं ठीक हूँ। खुश नहीं हूँ क्योंकि अगर यही इंसान मुझे किसी दूसरे तरीके से मिलता तो ज़्यादा खुशी होती कि इसमें मेरे वालिदैन, मेरे अल्लाह दोनों की खुशनुदी शामिल है। मगर जो अल्लाह को मंज़ूर था वो हो गया और आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे इस रिश्ते में खुशी भी अता कर देगा। लंबा साँस खींचकर वो सोफ़े के साथ सर टेक गई। आयतल, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो सब एक तरफ। मगर वो शौहर है तुम्हारा। उसका ख़्याल रखना इतना ही तुम्हारा फ़र्ज़ है जितना उसका। उसका ध्यान रखना। मर्द को तवज्जो की ज़रूरत होती है और तवज्जो से ही वो असीर बन जाता है। तुम तवज्जो दोगी तो वो तुम्हारा बनकर रहेगा। कोई तवज्जो नहीं ममानी जान। आयमा बेगम का आखिरी जुमला सुनकर उर्वा नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखकर बोली, ये मैडम सो रही थी और वो नाश्ता किए बगैर गए हैं और जब हम आए वो मेरे ख्याल से कॉफ़ी पी रहे थे और कॉफ़ी बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल किए हैं वो खुद धोकर गए हैं। बेटे बहुत बुरी बात है, तुम तो कभी देर तक सोती नहीं हो, तो आज क्या बात थी? जल्दी उठा करो, उसको नाश्ता दिया करो। और देखो घर भी संभालना है और यूनिवर्सिटी भी जाना है। तुम तामीर से बात करके काम वाली रख लेना। काम सारा वो कर जाया करेगी और खाना तुम बना लेना। बल्कि मैं भी बनाकर भेज दिया करूँगी। मगर बेटा तुम बीवी हो उसकी, उसका ख्याल रखना। उसका हर काम खुद करना फ़र्ज़ है तुम पर। ये सच झूठ मुझे कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि जैसे भी हुआ लेकिन तुम अपने घर की हो गई हो और उस घर को अपना घर समझकर तुम्हें चलाना है। समझ आई? बार बार कह रही हूँ, टाइम से खाना बनाना और दुनिया उसका हर काम उसके कहने से पहले करना, ये तुम पर फ़र्ज़ है। समझ आई? हाँ जी। वो शौहरनामा सुनकर उकता गई थी, तभी बात को पलटती हुई बोली, हमदान की भाई की शादी करें मम्मा। हाँ, सोचा था कि मावरा और हमदान की शादी करूँगी, मगर अब तो बिल्कुल भी नहीं। मावरा का नाम सुनकर हमदान को सारी बात समझ आ गई थी कि क्यों उर्वा रात से उसे ज़रूरी बात कह रही थी। मम्मा बाहर क्यों जाना, आप हमदान और उर्वा की शादी कर दें, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी भी। आयतल की यूँ झट कह देने पर उर्वा एकदम से शर्मा गई, जबकि हमदान आयतल को मुस्कुराती निगाहों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो शाबाश मेरी चीती, तुमने वो कहा जो अभी तक मैं नहीं कह सका। बल्कि मम्मा मेरी तो ये ख्वाहिश है, अपनी शादी के लिए जो ख्वाब देखे वो पूरे नहीं हुए, भाई की ही कर दें। वो कहीं खोकर बोली, आयतल ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करेगा, कुछ वक्त की बात है। तुम्हें रश्क आएगा कि वाकई तामीर बेस्ट है, मैंने देखा है यार, बात की है। उसकी बात पर हमदान ने जवाब दिया तो वो हल्का सा सर झुका गई। आयतल अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं बात करूंगी आपा से, यकीनन उन्हें एतराज़ नहीं होगा। आयमा बेगम ने आंखों में आई नमी को साफ़ किया तो वो मुस्कुराती, मम्मा चले बंद करें फ़ोन, ये नाश्ता कर लें फिर हम निकलेंगे। ठीक है आयतल, मुझे फ़ोन करती रहना। जी मम्मा, अल्लाह हाफ़िज़। अलविदाई कलमात अदा करके आयतल ने फ़ोन बंद किया और सैंडविच खाने लगी। अभी वो खा ही रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तीनों ने पलट कर देखा। चेक शर्ट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक जैकेट, ग्रे आंखों वाले सनाबिल को देखकर और वह एकदम से खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये मेरे भाई हैं हमदान और भाई ये डॉक्टर तामीर, जवाब दिया। ये मेरे भाई हैं हमदान और भाई ये डॉक्टर तामीर के भाई हैं सनाबिल। आयतल ने तारुफ करवाया। ओह, तो आप डॉक्टर हमदान हैं? उसने आगे होकर हाथ मिलाया। जी, हमदान ने मुख्तसर कहा। आप लोग बैठे, मैंने तो बस कपड़े लेने हैं। आप कहीं जा रहे हैं? सनाबिल की बात सुनकर आयतल बोली, जी मैं साथ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन आप यहीं रह लें। आयतल परेशान सी बोली, उसे उसका जाना अच्छा नहीं लगा था। अरे मेरी प्यारी सी सिस्टर, मैं कौन सा दूर जा रहा हूँ, साथ वाला अपार्टमेंट है और वैसे भी मेरा जाना ज़रूरी है। मैंने ये फ़ैसला बहुत सोच कर किया है। आप दोनों का ताल्लुक जैसे बना है उसमें आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बात करेंगे तो ही इस कॉल से निकलेंगे जिसमें फ़िलहाल आप दोनों कैद हैं। मेरा दोस्त वो बंदा नहीं है जो अपने एहसासात को बयान कर सकता हो। अगर कभी किसी सूरत में आप उसे अच्छी लगेंगी ना तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये अच्छा लग रहा है। वो कुछ ऐसा कहेगा जिससे आपको समझ आ जाए और महसूस ना हो वो क्या कह गया है। वो ऐसा इंसान है। वो लोगों के सामने इजहार करने वालों में से नहीं है। तन्हाई पसंद है। वो कल जब तक मैं ड्राइव करता रहा उसने एक बार बात नहीं की आपसे। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा वो बात करने लगा आपसे। जब उसने कहा था आपके 5 मिनट का सफ़र है तो वाकई 5 का था, जिसको उसने 45 मिनट में तय किया था। वजह क्या थी कि वो वक्त गुजारना चाह रहा था, मगर उसके लिए उसे सिर्फ अपने साथ आप चाहिए थी, मैं तक नहीं जो उसका बचपन का साथी है। इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन खाना आप ही खिलाएंगी। नाश्ता मैं हमेशा खुद करता आया हूँ, बाकी दोपहर और रात का खाना तो कभी आप भेजेंगी कभी मैं आ जाऊँगा, इसलिए चाबी नहीं दे रहा वापस। उसकी बात पर आयतल इस बात में सर हिलाती हुई मुस्कुरा दी और वो कमरे की तरफ चल दिया। बहुत ज़बरदस्त इंसान है डॉक्टर सनाबिल, मेरे सबसे फेवरेट टीचर, उर्वा ने चहक कर कहा। भूले नहीं अपने शौहर के सामने खड़ी हैं। हमदान ने आंखें उचकाकर कहा तो आयतल और उर्वा दोनों हंस पड़ी। ओके आयतल भाभी। वो मुस्कुराकर अपना बैग लेकर बाहर आया तो वो महज मुस्कुरा सकी। मैं और हमदान भी चले जाएं अब। तुम्हारा फ़ोन टेबल पर रख दिया है, टच में रहना। उर्वा उसका माथा चूमकर उसके गले लगी और हमदान भी उसके बाल से हिलाकर बाहर आ गया। सबके जाते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया। रूम से मोबाइल लाकर वो दोबारा सोफे पर बैठ गई। हालांकि 10 मिस्ड कॉल और मैसेजेस देखकर उसने उसको कॉल बैक की। पहली बेल में कॉल उठा ली गई। आयतल कहाँ मर गई थी यार, हद होती है, हाला चीखी।
बताया तो था, शादी थी। आयतल तहम्मुल से बोली। अच्छा, डॉक्टर तामीर के असाइनमेंट के लास्ट 2 सवाल भेजो और सर सफदर की पूरी असाइनमेंट। उसने जल्दी से हुक्म जारी किया। मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं बनाई, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। क्यों? क्लास से निकलने का इरादा है। डॉक्टर तामीर ने कहा था जिसने असाइनमेंट नहीं दी वो अगली 3 क्लासेस में नहीं आएगा। उन्होंने पहले भी 2 क्लासेस नहीं ली और अब वाली 3 ये क्लासेस तुम्हें पता है फाइनल के लिए बहुत अहम है। उसने उसको क्लास में हुई बात को याद दिलवाया। हाला शादी में मसरूफ थी, आज ही आई हूँ। तुम जी आ रहो इतना तो कर सकती हो कि क्लास में ये मत बताना कि मेरी असाइनमेंट नहीं है, और उनके ऑफिस में जाकर बता देना कि मेरी असाइनमेंट नहीं है। वो कहीं खोई हुई सी बोली। जी, जिस पर वो कहेंगे कोई बात नहीं, उसे कहो कल दे दे, मगर दे लाजमी, है ना? ताला ने तंज कसा। हाँ शायद। वो सामने दीवार को देखते सोफे से सर टिकाकर बोली। क्या बात है आयतल, सब सही है? उसकी आवाज़ में सख्तपन देखकर वो परेशानी से बोली। हाँ बताया तो, अभी आई हूँ, थकी हुई हूँ, यूनिवर्सिटी में मुलाकात होगी। उसका जवाब सुने बगैर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सबकी बातें एक एक करके उसके जहन में घूम रही थी। मम्मा का समझाना, डॉक्टर तामीर के अल्फाज, हमदान का एतबार, बाबा की बेएतबारी, उनका वो तमांचा, तैमूर का थप्पड़ जिसकी जलन उसको अपने गाल पर अभी तक महसूस हो रही थी। इन्हीं तमाम बातों को सोचती सोचती वो वहीं सोफे पर ढह गई। जी मैडम, क्या बात करनी थी आपने? वो सेकंड कॉफ़ी हाउस में उसके रूबरू बैठा था। वो मस्टर्ड कलर के प्लेन सूट के साथ गले में लाल रंग का दुपट्टा लिए, बालों को पुश्त पर डाले उसके सामने नर्वस सी बैठी थी। वही बात जो ममानी ने आयतल से कही है, वही कल उन्होंने मुझसे कही थी। अभी सानिया कम थी क्या जो मावरा का किस्सा भी बीच में आ गया है? वो रूहानसी सी बोली। हमदान की जान बस इतना ही एतबार है? तुम्हें क्या लगता है कि हमदान भी आयतल है जिसके साथ बांध देगा चल देगा, या तुम्हें जाने देगा? तुमने देखा तामीर भाई को अभी महज निकाह हुआ था और एक एतबार का रिश्ता जुड़ गया था, और मेरा तुमसे पिछले 5 साल से ताल्लुक है। तो सोचो तुम क्या होगी मेरे लिए। कभी सोचना भी ना कि मैं तुम्हें छोड़कर मावरा या सानिया का हाथ थाम लूंगा, समझ आई? वो उसका हाथ नरमी से थाम कर बोला तो वो झिझक गई। अब कॉफ़ी पियो, फिर यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूँ तुम्हें। फिर शॉपिंग करवाएंगे आप मुझे? वो मुस्कुराकर बोली। क्या बात है बीवी साहब, आज फरमाइशें कर रही हैं आप? वो आंख दबाकर बोला। क्यों, मसला है कोई? वो आंखें उचकाकर बोली। नहीं बिल्कुल नहीं, फ्री होकर मैसेज कर देना, करवा दूंगा शॉपिंग। उर्वा हंसकर कॉफ़ी पीने लगी। अभी वो एक मीटिंग से वापस आया था। शाम के 5 बज चुके थे। आज उसने आयतल की क्लास का लेक्चर नहीं लिया था, इसलिए वो इस बात से अनजान था कि आयतल आई है कि नहीं। ऑफिस में आते ही उसने हीटर ऑन किया और जैकेट उतारकर रोलिंग चेयर पर बैठते ही उसने मोबाइल निकालकर मैसेज किया। यूनिवर्सिटी हो? उसको मैसेज करके वो सनाबिल का कोई कमेंट पढ़ने लगा, तभी हाला नॉक करके ऑफिस में आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, उसने मोतबर अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी। वो नज़रें उठाए बगैर बोला। सर वो असाइनमेंट देनी थी। वो डरते से अंदाज में बोली। आप खुद क्यों आ जाती हैं, सीआर किधर है? वो मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर बोला। सर वो उम्रा करने गया है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। माशाल्लाह, सारी असाइनमेंट्स पूरी हैं? उसी अंदाज में बैठा वो दोबारा गोया हुआ। जी सर, 4 कम हैं। वो फिर से बोली। वो स्टूडेंट्स ही नहीं आई या फिर दी नहीं उन्होंने? सर सीआर की नहीं है और 2 लड़कों की कम है और एक आयतल की, और आयतल और सीआर तो आए नहीं हैं, बाकी 2 लड़कों ने दी नहीं है। उसने मुकम्मल तफसील बताई तो वो सर अस्बात में हिला गया और वो असाइनमेंट रखकर बाहर चल दी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सनाबिल कॉलिंग देखकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। किधर है? फ़ोन कान को लगाते ही वो फ़ौरन बोला। मैं रूम में आकर आराम कर रहा था, अभी उठाऊँ, उसने सादगी से जवाब दिया। तुझे क्या ज़रूरत थी सनाबिल ये करने की? तू वहीं रह सकता था ना, तूने क्यों अपार्टमेंट लिया? तामिर ने शिकायत की। तेरी वजह से ही मेरे सामने तुझसे आयतल से बात नहीं हो रही थी, मेरे सोते ही तो आयतल से बात करने लगा। वो खाने का ऑर्डर देकर दोबारा फ़ोन कान को लगाकर बोला। यार हद होती है किसी चीज़ की, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तामिर माथा मसलता हुआ बोला। ऐसी ही बात है, तुझे आयतल की ज़रूरत है, वो संजीदगी से बोला। तो आयतल कहीं भागी तो नहीं जा रही थी, वहीं रहना था उसने भी, तेरे होने से फ़र्क नहीं पड़ता था। ज़रूरत थी तामिर, मैंने एक बार तुझे कहा था ना कि मुझे लगता है कि रोशनी को भुलाने के लिए आयतल बेस्ट है, और देख मेरी बात सच हो गई, यानी कि मेरी साइकोलॉजी के तजुर्बात सही साबित हो रहे हैं, उसने एक अदा से कहा। हाँ, जैसे मैं तो भूल गया ना उसको। वो कुर्सी के साथ सर टिकाकर बोला। कुछ वक्त की बात है तामिर शाह, वो जो उसे देख कर तू खुद पर कंट्रोल खो देता है ना, ये भी नॉर्मल हो जाएगा। देखता जाइए, लड़की तेरे जख्मों को मुंदमिल करने ही आई है। अल्लाह ताला ने सुन ली मेरी। मैं हमेशा ये दुआ करता था कि ए अल्लाह, उसे ऐसी हमसफ़र अदा करना जो उसका सारा दुख निकाल कर उसे 5 साल पुराने वाला हंसने मुस्कुराने वाला तामिर बना दे। और मुझे मेरे अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा है, वो मेरी दुआएं रद्द नहीं करेगा। पता नहीं, मगर खाना ऑर्डर किया तूने? वो बात पलट कर बोला। क्यों? क्यों करता ऑर्डर, तेरी बीवी आ गई ना, उसे बोल पकाएगी। वो रिवायती मर्दों की तरह बोला। घर में क्या कुछ ऐसा पड़ा था जिससे खाना बन सके? तामिर ने आंखें उचकाकर पूछा। नहीं था तो जा घर उसको साथ लेकर ग्रॉसरी कर, ताकि रोज़ घर का खाना तो मिले। वो मुस्कुराकर बोला। अच्छा मेरे बाप। जबड़े ताने में जवाब देकर उठ खड़ा हुआ। हीटर बंद करके उसने अपनी जैकेट और गाड़ी की चाबी उठाई और फ्लैट की तरफ चल दिया। अगले 15 मिनट के बाद वो अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। आज वो गाड़ी के बगैर गया था, वरना जितना शो वो अपनी गाड़ी का आदी था, सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी वो गाड़ी इस्तेमाल करता।
दरवाज़ा खोलकर वो अंदर गया। टेबल पर आधा खाया सैंडविच, चाय का भरा मग और जूस का पूरा ग्लास देखकर उसे कोफ्त हुई। वो इंतहा का सफाई पसंद सलीका-शुमार इंसान था, हर चीज़ उसकी जगह पर रखने वाला। उसको सोफे पर सोते देखकर वो सर नफ़ी में हिलाकर अंदर चल दिया। कितना सोती है ये लड़की, हद होती है। खुद कलामी करता वो वार्डरोब से कपड़े निकालकर चेंज करने चल दिया। सनाबिल खाना ऑर्डर कर दे मैसेज करके वो कमरे से बाहर आया और एक नज़र उस प्लेट पर डाली। हद होती है, सोने की भी तमीज़ नहीं है। वो उसका दुपट्टा उसके ऊपर रखता हुआ खुद से गोया हुआ। अगर सोना है तो कमरे में सो जाओ प्लीज़, उसने मुश्किल से उसके सर पर खड़े होकर कहा, मगर कोई तासुर ना पाकर वो सर नफ़ी में हिलाता मुड़ गया। मगर एक ख्याल ने उसे झुंझलाया तो वो एकदम से आयतल की तरफ दोबारा पलटा। आयतल, उसने उसको कंधे से हिलाया मगर कोई हरकत ना पाकर वो ठिठक गया। आयतल, आंखें खोलो। उसके करीब बैठकर उसने उसके चेहरे को थपथपाया मगर वहाँ कोई हरकत नहीं थी। तभी वो जल्दी से किचन की तरफ भाग गया। पानी का ग्लास लेकर उसने उसके मुंह पर छींटे मारे। एकदम झुरझुरी से उसने आंखें खोली। आयतल, क्या हो गया है? उसको परेशान सा देखकर वो उठकर बैठ गई। तुम ठीक हो? वो उसके साथ बैठता हुआ बोला मगर वो सुन दिमाग से उसके चेहरे को देख रही थी। न उसका दिमाग काम कर रहा था, ना ही जुबान उसका साथ दे रही थी। आंखों में मौजूद नमी पानी बनकर रुखसारों पर बह रही थी। मैं वो बदनसीब हूँ जिस पर उसके घर वालों को ही एतबार नहीं है। उसके बाबा उसके भाई उसे बदकिरदार समझते हैं। बात करते हैं। बात करते करते उसके कंधे पर सर रख गई। मैं बदकिरदार नहीं हूँ। होश खोती आखिरी जुमला कहकर वो उसके कंधे से झुलकती उसकी गोद में जा गिरी। आयतल, वो एकदम से चिल्लाया, आंखें खोलो प्लीज़। उसका चेहरा थपथपाकर उसको उठाकर कमरे में ले गया। बेड पर लिटाकर उसने डॉक्टर को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम, Q8 में डॉक्टर को भेज दें प्लीज़। मेडिकल हाउस कॉल करके वो उसकी तरफ लपका। आयतल, प्लीज़ ओपन योर आइज़। मगर वो दुनिया से बेनियाज थी। 3-4 बार चेहरा थपथपाकर वो अपने लब कुचलता उठ खड़ा हुआ। जर्द रंगत की वो लड़की अपना होश हवास खोए मरियल सी गुड़िया की तरह बेड पर पड़ी थी। उसकी रंगत एक दिन में जर्दी माइल हो चुकी थी। चेहरे से शादाबी कहीं कोसों दूर जा चुकी थी। बच्ची थी तो बस जर्दगी की रानाइयाँ। उसके चेहरे को बगौर देख रहा था कि तभी बेल हुई। उससे नजरें हटाकर वो दरवाजे की तरफ चल दिया जहाँ डॉक्टर और सनाबिल दोनों खड़े थे। वो चुपचाप डॉक्टर को लेकर कमरे की तरफ चल दिया और सनाबिल भी उसके पीछे चल दिया। चेकअप करने के बाद वो डॉक्टर खुशनुमा अंदाज में बोले, उनको कोई टेंशन है, स्ट्रेस और बीपी बहुत डाउन होने की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, 15 मिनट में होश आ जाएगा। कोशिश करें कि ये वक्त पर खाना खाएं और टेंशन से दूर रहें। प्रोफेशनल अंदाज में वो बताकर चल दिया। वो यूनिवर्सिटी का मेन डॉक्टर टीम का बंदा था, वरना तामीर शाह के कमरे में लड़की कैसे आ गई वो ज़रूर पूछगछ करता। उसके उठते ही सनाबिल उनको दरवाजे तक छोड़ने चल दिया जबकि वही सर थाम कर बैठ गया। माहौल में सुकूत देखकर सनाबिल ढीले अंदाज में बोला, शादी का लड्डू खाया है भाई, अब हजम करने में वक्त तो दरकार होगा ही। सनाबिल आहिस्ता से गोया हुआ, मैं सचमुच में परेशान हूँ। वो सर उठाकर उसको देखते हुए संजीदगी से बोला, अच्छा, मुझे लगा नाटक कर रहा है। सनाबिल ने संजीदगी से मजाक किया, कुछ भी यार। वो सर नफ़ी में हिलाकर दोबारा ज़मीन को देखने लगा। यार, मुश्किलात भी उन पर आती हैं जो उनका डटकर सामना करते हैं। औरत बहुत बहादुर और मजबूत होती है मगर बहुत सी जगहों पर वो कमज़ोर इसलिए पड़ जाती है कि उसे लगता है कि उसे संभालने के लिए कोई मौजूद है। ऐसे ही आयतल है। उसने खुद को इसलिए यूं कमज़ोर कर लिया है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि तुम हो उसे संभालने के लिए। मगर तुम भी अगर हिम्मत छोड़ दोगे तो फिर रह जाएंगी तो बस ये मुश्किलात और ये तुम दोनों पर हावी हो जाएंगी। कभी वो साथी बनेगी, कभी तुम। यही मतलब होता है पार्टनर होने का। आज तुम्हारी उसको ज़रूरत है, कल तुम्हें उसकी होगी। इसलिए प्लीज़ हिम्मत से काम लो, मुश्किलात से लड़ो। देखना कितनी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। सनाबिल हमेशा की तरह उसको समझाकर मुड़ गया था मगर तभी रोका जैसे कुछ याद आ गया हो। टेबल पर खाना रख दिया है, आयतल को होश आए तो उसको भी खिला देना और ख़ुद भी। मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो जानता था कि वो कोई जवाब नहीं देगा, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चल दिया। वो अपनी सोच में महव था जब कुछ मिनट बाद आयतल होश में आई। मम्मा, हल्की सी आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ बढ़ा। आयतल, उसके करीब बैठकर उसने आहिस्ता से पुकारा, टीएस। उसको सामने देखकर वो फिर हल्की सी आंखें मूंद गई। आयतल, उठकर बैठो, उसने हुक्मिया अंदाज में कहा। उसकी बात पर आयतल ने दोबारा आंखें खोली तो उसने उसे सर के बल पकड़कर आहिस्ता से उठाया, तकिए से टेक लगवाकर बिठाया। तुम्हें पता है 2 वीक बाद पेपर्स हैं तुम्हारे, वो रोबदार अंदाज में बोला। उसकी बात पर वो सर झुका गई। अगर ऐसे ही रोती रहोगी, कुछ खाओगी नहीं तो तबीयत खराब ही रहेगी। और इस तबीयत के साथ पहले तो मैं ही तुम्हें पेपर्स नहीं देने दूंगा। तैयारी करना या खुद पेपर देना तो बात ही दूसरी है। और फिर सेमेस्टर तबाह, अगला सेमेस्टर वैसे नहीं पढ़ सकोगी और अगले साल एडमिशन पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं। उसकी बात पर वो फ़ौरन बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। पता है कितनी ठीक हो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्यों? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं खा रही थी मगर फिर वो एकदम से चुप हो गई। आयतल, अगर तुम्हें यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें हॉस्टल शिफ्ट कर सकता हूँ और जब सब सही हो जाएगा तो तुम अपने घर जा सकती हो, वो हतमी अंदाज में बोला। यस, अगर मैं आपके साथ रहूँ तो आपको प्रॉब्लम है? उसने जवाब देने के बजाय सवाल किया। मेरी कौन सी ऐसी बात से तुम्हें यह महसूस हुआ? मगर इसका जवाब तुम बाद में देना, पहले कुछ खाओ, मैं लेकर आता हूँ। वो फ़ौरन उठकर बाहर चल दिया। ट्रे में सजा हुआ खाना देकर वो हल्का सा मुस्कुराया और ट्रे उठाकर अंदर चल दिया।
खाओ इसको और बताओ मुझे क्यों कहा तुमने। वो उसके सामने बैठता हुआ बोला, मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई हूँ, एक बोझ की तरह। मेरे वालिदैन मुझे ऐसी बरकिरदार लड़की को अपने घर नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने बज़ाहिर तो मेरे लिए शर्त रखी थी कि उसको कहो निकाह करें या फिर तुम यहाँ से चली जाओ। और आपके नज़दीक में घर से जाने से ज़्यादा बेहतरीन मेरा आपके निकाह में आना था। तो आपने मेरे वालिदैन की बात मान ली और एक अनचाहे बंधन में बन गए। दर हकीकत तो मैं बोझ ही हूँ जो आप पर डाल दी गई हूँ। वो खाने को देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोल रही थी। आयतल, कैन यू प्लीज़ स्टॉप दिस? बदकिरदार एंड ऑल दैट। मैं ये सारी बातें आखिरी बार कह रहा हूँ, इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से जितना तुम्हें मैं समझा चुका हूँ, तुम्हारी अक्ल में बात नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है भैंस के आगे बीन बजाकर अपना वक्त ही बर्बाद होता है और कुछ नहीं। वहाँ मैं भी था, तुम भी थी। क्या हुआ था वहाँ जो सबको दिखाया गया? क्या वो सारी बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई थी? क्या मेरा तुम्हारा ताल्लुक पहले से था? क्या हम दोनों मोहब्बत करते थे एक दूसरे से? क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान शादी का कोई मुआहदा हुआ था? हमने साथ मरने जीने की कस्में खाई थी? क्या तुमने मुझे धोखा दिया था? तुम्हारे घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे, या मैं अपने घर वालों को नहीं मना पाया था, इसलिए मैं महविश से शादी कर रहा था? क्या सच है इसमें? कौन सी बात बताओ मुझे। कुछ हकीकत नहीं आयतल, तुम खुद ब खुद ही अपने किरदार को मशकूक बनाकर बैठी हो। जो झूठ बार बार दोहराने से अक्सर सच लगने लगता है। दूसरों को तो फिर खुद मौका मिलेगा, चाहे वो घर वाले ही क्यों ना हो। बद किरदार वगैरह कह कहकर तुम कहीं ना कहीं इस वीडियो को सच साबित कर रही हो। जब तुम ही सच साबित कर रही हो तो क्या ज़रूरत है सच को तलाश करने की? हाँ, मुझे भी दुख हुआ था कि उन्होंने क्यों नहीं सुना, तुम्हें सुनना चाहिए था उनको। मगर वो क्यों का जवाब उस वक्त महज गुस्सा था। और रही तुमसे शादी की बात, तो वो नसीब था। तुम्हारी कज़न से कोई पर्सनली ऐसा कोई रिश्ता नहीं था मेरा, कि अगर उससे मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जी नहीं सकूंगा वगैरह वगैरह। और अगर वो नहीं तो कोई नहीं, प्रैक्टिकल इंसान हूँ मैं। और शादी करके जब एक लड़की अपने ससुराल आती है तो वो इस इंसान की ही जिम्मेदारी होती है जिसके निकाह में हो। तो ये जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। समझ आई? आयतल, मैं माजी को बार बार कुरेदने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तुमसे बार बार इसलिए बात कह रहा हूँ कि तुम जा सकती हो, क्योंकि पर्सनली मेरे तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। मुझ में और तुम में बहुत फ़र्क है। सोच, नज़रियात, इन पर मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि मैं इस लिहाज से तुम्हें नहीं जानता हूँ। मगर जो है वो ये कि तुम 21 साल की हो, जबकि मैं 30 साल का एक मैच्योर मर्द। 9 साल का एक कदीम फ़र्क है। जिस ज़माने में हम रहते हैं वहाँ एक जैसी उम्र के 2 लोगों की शादी को बेहतरीन माना जाता है। और वैसे भी तुम उम्र के जिस हिस्से में हो, मैं इससे बहुत आगे निकल चुका हूँ। वो फ़न, मस्ती करना, वो इमेच्योर होना, ये सब ना पर्सनली मेरी ज़ात का हिस्सा है और ना प्रोफेशनली मैं एक संजीदा सा इंसान हूँ, जिसको एंजॉय करने में ये उल्टी-सीधी हरकतें जो आजकल तुम बच्चे करते हो, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कोफ्त महसूस होती है। बहुत सी तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशात होंगी जो मेरे नज़दीक महज़ एक बचपना होगा। ज़िंदगी को बदमज़ा करके जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। और यही कुछ चंद बातें हैं जिसकी वजह से मुझे तुम्हें ये सब कहना पड़ा। दोनों हाथों के पंजे अड़ाए वो ज़मीन को देकर सारी बातें कह गया था, जिसको उसने बहुत गहरे अंदाज में सुना था। अपनी बात मुकम्मल करके उसने उसकी तरफ देखा था। आयतल, ये खाने के लिए दिया है तुम्हें। वो खाने से खेलते हुए उसे देखकर बोला, अगर मैं आपके साथ रहना चाहूँ तो क्या मुझे इसकी इजाज़त है? वो भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डालकर बोली, शायद मैंने भी कहा था कि मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना फ़र्ज़ है मेरा। इसके तहत तुम वहाँ रह सकते हो जहाँ मैं रहता हूँ। वो चावलों का चम्मच मुंह में डालकर बोली, आप खाना नहीं खाएंगे? उसकी बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुरा गया। आप मुस्कुराते भी हैं? उसको मुस्कुराता देख वो अब पानी का ग्लास ट्रे में रखते हुए बोली, नहीं, बस आयतल को डांटता ही हूँ। वो उसकी तरफ देखकर सलाद का एक टुकड़ा मुंह में डालता हुआ बोला, आयतल तो बच्ची है, कोई काम नहीं आता उसको, हर काम खराब ही करती है। वो मुंह बसोर कर बोली, तुम वाकई में बच्ची हो आयतल। अब अगर बेहतर महसूस कर रही हो तो प्लीज़ इसको यहाँ से उठाओ, और लाउंज में जो बर्तन है उनको भी। प्लीज़, मुझे बिखरी चीज़ें पसंद नहीं है, इसलिए हर प्लीज़ ख्याल रखना। उसको काफ़ी दर्जे तक नॉर्मल देखकर वो उठ खड़ा हुआ था और वो भी चुपचाप कमरे से बाहर चल दी। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी एपिसोड। कैसी लगी आपको कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगली एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।